सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। उसमें सबसे पहला पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहला सब पार्ट बाय फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, मतलब एल्केन्स के अंदर हम हेलोजन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक, आज हम उसका दूसरा पार्ट देखते हैं बेटा। दूसरा पार्ट आता है एलाइलिक हेलोजिनेशन। एलाइलिक हेलोजिनेशन का मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो देखो भैया, एलाइलिक का मतलब क्या होता है। एलाइल ग्रुप बताया था ना मैंने आप लोगों को। एलाइल ग्रुप क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 फ्री वैलेंसी। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? एलाइल ग्रुप। इसमें डबली बॉन्डेड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन ये वाला है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एलाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं? एलाइलिक कार्बन। ठीक, अगर सपोज करो मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा, मैं इसको एक ग्रुप की तरह से नहीं लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया CH3। तो अब बताओ जरा, अभी भी ये कार्बन आपका एलाइलिक कार्बन कहलाया जाएगा। अभी भी ये कार्बन क्या कहलाया जाएगा? एलाइलिक कार्बन। इसमें नीचे वाले में देख करके बताओ एलाइलिक कार्बन कौन सा होगा? बताओ, ये होगा आपका कौन सा कार्बन भाई? एलाइलिक कार्बन। मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो हमारा होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं क्या? एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक हेलोजनेशन का मतलब क्या है? एलाइलिक कार्बन पर कोई हेलोजन आकर के जुड़ेगा। ठीक, तो अगर मैं नॉर्मल एल्कीन में Cl2 ऐड कर रहा हूं, बट देयर आर टू डिफरेंट कंडीशंस। एक बार आप Cl2 ऐड कर रहे हो रूम टेम्परेचर पर, और अगली बार आप Cl2 ऐड कर रहे हो एट 773 केल्विन टेम्परेचर पर। तो जब मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर Cl2 ऐड करूंगा, तब सिंपली डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो बेटा एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक Cl लेफ्ट साइड में जाकर के जुड़ेगा और एक Cl राइट साइड में जाकर के जुड़ेगा। अगर आप रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब सिंपली यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगी और हमें क्या मिल जाएगा? CH3 CH Cl सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। मतलब सिंपली यहाँ पर क्या हुई है? एडिशन रिएक्शन। और हमें मिल चुका है बेटा विसिनल डाइहैलाइड। क्या मिल चुका है? विसिनल डाइहैलाइड। बताया था जब बगल बगल की पोजीशन पर हेलोजन आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। ठीक, लेकिन अगर आप 773 केल्विन पर इसको गर्म करते हो, Cl2 ऐड कर रहे हो एट 773 केल्विन, तो लगभग कितना डिग्री सेल्सियस हो गया? ये 273 माइनस कर दो इसमें से, तो कितना डिग्री सेल्सियस हो गया भाई? 500 डिग्री सेल्सियस। 500 डिग्री सेल्सियस, सोचो कितना ज्यादा टेम्परेचर। 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से 5 गुना ज्यादा टेम्परेचर है। तो इतने ज्यादा टेम्परेचर पर क्या होगा? ये जो Cl2 हमारे पास बैठा है भैया, अब इस Cl2 में होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। और आपको क्या मिलेंगे? 2 Cl डॉट मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? 2 Cl डॉट। अब यहाँ पे एडिशन नहीं होगा, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड पे Cl जाकर के नहीं जुड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होगा? एक Cl डॉट आएगा, एलाइलिक कार्बन से एक H डॉट को बाहर निकालेगा और उस जगह कुछ जाकर के जुड़ जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा ये CH2, एक H डॉट हटा, एक Cl डॉट लगा, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? ऐसे लिखूंगा तो और ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मुझे बताओ क्या मिल चुका हमें? ये क्या बोलेंगे इसको? इसका नाम क्या होगा भाई? Cl पे एक बार हाथ रख लो तो वो एलाइल ग्रुप लिखा है, और नीचे क्लोरीन लगा है। क्लोरीन के लिए क्या लिखते हो लास्ट में? क्लोराइड। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एलाइल क्लोराइड। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब जब आप एल्कीन में Cl2 ऐड करते हो और उसको गर्म करते हो एट 773 केल्विन, व्हेन एल्कीन्स आर हीटेड एट 773 केल्विन, या फिर एक कंपाउंड और होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं भैया N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है?
NBS, ठीक है, एन ब्रोमोसक्सिनमाइड यूज करोगे तो ब्रोमीन आकर के जुड़ेगा, ठीक, तो क्या होगा, देन हाइड्रोजन एटम ऑफ एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन का हाइड्रोजन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हेलोजन एटम रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। क्या बन गया आपका, एल्काइल हैलाइड ही तो बन गया। क्लियर हो रही है बात, और मैं एलाइल हैलाइड भी बोल सकता हूं इसको। बोलो बात क्लियर हो रही है। बस यहाँ पर कंडीशन का ध्यान रखना है, जब मैं Cl2 नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ऐड करूंगा तो डबल बॉन्ड पर क्लोरीन जाकर के ऐड होगा, लेकिन अगर आप 773 केल्विन पर इसको गर्म करते हैं तो डबल बॉन्ड पर जाकर के क्लोरीन ऐड नहीं होगा। डबल बॉन्ड के बगल में जो कार्बन एटम है वहां से एक H डॉट बाहर निकलेगा, वहां पर Cl डॉट जाकर के लगेगा। इसका मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर H डॉट को सब्स्टिट्यूट कर रहा है Cl डॉट, H डॉट को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है, Cl डॉट, ठीक है। तो अब मुझे बताओ जरा, जब मैं यहाँ से H डॉट बाहर निकालूंगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, डॉट आएगा। जब मैं यहाँ से H डॉट बाहर निकालूंगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा भाई, डॉट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, दिस एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कैसे हुआ फ्री रेडिकल, CH3 CH, या मैं इसको थोड़ा सीधा करके लिखता हूं जिसमें आपको थोड़ा सा और अच्छे से मजा आए, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3, ठीक। इस CH3 के पास जब यहाँ पर Cl डॉट आया, ठीक, तो मैं एक काम करता हूं, ये जो आपका CH3 लिखा हुआ है इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ नीचे ओपन करके दिखा देता हूं, ठीक। अब ये Cl डॉट आया इस कार्बन के पास, ठीक, इस बॉन्ड के पास, इसने आकर के बोला मुझसे दोस्ती कर लो। ये बोला मैं कैसे दोस्ती करूं, तुम्हारे को फ्री रेडिकल है और मैं न्यूट्रल हूं। तो इसने कहा तुम एक काम करो, तुम भी अपना होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कर लो, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसने क्या करवा दिया, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन करवा दिया, ठीक। जब यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये CH2, क्या मिला भाई, CH2, ठीक, और डबल बॉन्ड CH CH2, यहाँ पर कौन आ गया, फ्री रेडिकल। क्लियर बात। अब जरा मुझे देख करके बताओ, ये जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल की डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस फ्री रेडिकल, हाँ 2 डिग्री। कैसे, जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल आ रहा है उस कार्बन की डिग्री क्या है, मतलब जिस कार्बन पर डॉट है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन को टच कर रहा है, एक कोई तो टच कर रहा है, तो कितनी डिग्री होगी, 1 डिग्री होगी, ठीक। और कल बताया था 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल और 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल तो अनस्टेबल होता है। तो आप कहोगे सर ये कैसे बना दिया आपने, जब ये अनस्टेबल है तो अनस्टेबल इंटरमीडिएट थोड़ी बनाते हैं हम, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है तो अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टेबल होता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि यहाँ पर होगा रेजोनेंस, यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस की क्या कंडीशन है, A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से जो अगला एटम आ रहा है उस एटम के ऊपर या तो लोन पेयर हो तो रेजोनेंस होगा, उस एटम के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो तो रेजोनेंस होगा, उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो भी रेजोनेंस होगा, या फिर उस एटम के ऊपर फ्री रेडिकल हो तो भी रेजोनेंस होगा। क्लियर बात। और यहाँ देख करके बताओ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और उसके बाद एटम हैविंग फ्री रेडिकल, तो क्या रेजोनेंस होगा यहाँ पर, हाँ बिल्कुल यहाँ पर रेजोनेंस होगा, ठीक। अब रेजोनेंस कैसे होगा, रेजोनेंस कैसे होगा, तो यहाँ ध्यान दो, इस कार्बन पर डॉट है तो ये बगल वाला कार्बन बोला चलो मैं भी यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन करा लेता हूँ, ठीक। यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हुआ, एक डॉट इस कार्बन पर आएगा, एक डॉट इस कार्बन पर आएगा, ठीक। इस कार्बन का डॉट उस कार्बन के डॉट के साथ मिलकर के डबल बॉन्ड बना लेगा और इस कार्बन का डॉट जिंदा बैठा रहेगा, ठीक। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2
सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 और इस कार्बन के ऊपर आ गया भैया फ्री रेडिकल। बोलो बात समझ में आई? ठीक, तो हालांकि ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है बट उसके बावजूद भी स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। क्लियर हो गई बात अच्छे से? तो इसको हम बोलेंगे इट इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड एलाइलिक फ्री रेडिकल। इसीलिए जब आप एल्कीन को 773 केल्विन पर हीट करते हो तो एलाइलिक कार्बन से एक H डॉट बाहर निकलता है, क्योंकि उसके बाद जो कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा दैट इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। और फिर बाद में क्या होगा, अगला Cl डॉट आएगा। भाई 2 Cl डॉट मिले थे ना जब Cl2 में होमोलिटिक बॉन्ड फिशन करवाया, ठीक है? तो पहले Cl डॉट ने क्या किया, यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन करा, ठीक है? यहाँ से कौन निकला बाहर, H डॉट। ये Cl डॉट और ये H डॉट मिलकर के HCl बना के बाहर भाग गए। ये Cl डॉट तो H डॉट को भगा के ले गया अपने साथ, ठीक। अब दूसरा Cl डॉट बचा, दूसरा Cl डॉट आएगा, ठीक। कहाँ पे जोड़ू, इस वाले पे जोड़ू या इस वाले पे, किसी पे जोड़ दो, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है? तो Cl यहाँ पर जुड़ गया, Cl डॉट CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ पर Cl, और ये हमें मिल चुका बेटा क्या, एलाइल क्लोराइड। बोलो बात समझ में आई अच्छे से? तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल बट स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। और हो क्या रहा है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ऑफ H डॉट ऑफ एलाइलिक कार्बन बाय Cl डॉट। बोलो इतनी बात क्लियर है? ठीक, आगे देखो जरा। NBS की अगर हम बात करें, NBS N ब्रोमोसक्सिनिमाइड होता है और उसका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक। हालांकि स्ट्रक्चर आपसे एग्जाम में पूछने नहीं वाला, ठीक। यहाँ पर बताओ एलाइलिक कार्बन कौन सा होगा, डबली बॉन्डेड से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। ये कार्बन क्या होगा हमारा, एलाइलिक कार्बन। इस एलाइलिक कार्बन से एक H डॉट हटेगा और वहां पर X डॉट आकर के लगेगा। X डॉट Cl डॉट भी हो सकता है, Br डॉट भी हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर एलाइलिक कार्बन से H डॉट हटा और Cl आकर के लग गया। अगर आप क्लोरीनेशन करवा रहे हो तो समझ में आ रही है बात? ब्रोमिनेटिंग एजेंट, अगर ब्रोमिनेशन करवाना है तो उसके लिए ब्रोमिनेटिंग एजेंट डाला जाता है N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, शॉर्टकट में NBS लिखा हुआ मिलेगा, इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलाइलिक ब्रोमाइड। क्या मिल जाएगा आपको उससे, एलाइल ब्रोमाइड या फिर एलाइलिक ब्रोमाइड। जैसे कि यहाँ देख लो, ये आपको कोई कंपाउंड दिया हुआ है, एरो पर लिखा है NBS इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो क्या होगा, डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ये है, यहां से एक H डॉट बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, एक H डॉट इस बाहर निकल गया और इस कार्बन पे क्या जाएगा, डॉट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एटम हैविंग फ्री रेडिकल, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो बस यहाँ से H हटाया और क्या लगा दिया, Br लगा दिया। समझ में आ गई बात? ठीक है, वो प्रोडक्ट मिल गया हमें। ये क्या है, ये वही तो है जो अभी पीछे बनाया था, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, वही तो है, ठीक है? बस नॉन-लाइन नोटेशन बना दिया। NBS डला हुआ है तो एलाइलिक कार्बन कौन सा हुआ, ये वाला। यहाँ से एक H हटाओ और एक Br लगाओ, 3 हाइड्रोजन लगे हुए, एक H हटा के Br लगा दिया और 2 हाइड्रोजन जुके तो लगे हुए हैं। क्लियर हो गई बात? क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा एलाइल ब्रोमाइड। एलाइल ब्रोमाइड कॉमन नेम है भाई, एलाइल ब्रोमाइड कैसा नेम है, कॉमन नेम। आईयूपैक नेम की अगर बात करें तो 1 2 3 ब्रोमोप्रोपीन, क्या हो जाएगा आईयूपैक नेम, 3 ब्रोमोप्रोपीन, ठीक। याद देख लो जरा, ठीक। यहाँ पर अगर आप NBS डाल करके H सनलाइट की प्रेजेंस में और स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवा रहे हो तो ये कौन सा कार्बन है भाई, बेंजाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन। अगर मैं यहाँ से एक H डॉट बाहर निकालता हूं तो यहाँ से जो H डॉट बाहर निकलेगा उसके बाद क्या बनेगा, बेंजाइल फ्री रेडिकल। क्या मिला उसके बाद, यहाँ देख लो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एटम हैविंग फ्री रेडिकल, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ से H डॉट हटाओ, Br डॉट लगाओ और ये बन चुका हमारा क्या, ये हमें मिल चुका बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। क्लियर हो गई बात अच्छे से?
ठीक, अगर इसके अंदर में Cl2 ऐड करता इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो H डॉट हटा के क्या लगा देते, Cl डॉट लगा देते, और क्या मिल जाता हमें, बेंजाइल क्लोराइड मिल जाता। समझ में आ रही है बात अच्छे से? ठीक, आगे देखो, अगला आता है बेटा हमारे पास थर्ड सब पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा आकर के दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो बेंजीन में मैं अगर क्लोरीनेशन करवाना चाह रहा हूं तो Cl2 ऐड किया जाएगा किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 की प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन होती है आपकी डार्क एंड लो टेम्परेचर पर। ठीक, बिकॉज अगर आपने सनलाइट कर दिया फिर तो फ्री रेडिकल बन जाएगा, हाई टेम्परेचर कर दिया फिर तो फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक, अब यहां ध्यान दो, बेंजीन के हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक H यहां से हटाओ और एक Cl यहां से हटाओ, HCl बाहर निकालो, बचा हुआ Cl ला करके बेंजीन के ऊपर लगा दो, क्या बन जाएगा हमारा, क्लोरोबेंजीन, और बाहर कौन निकल गया, HCl। ठीक, अगर ब्रोमिनेशन करवाना चाह रहे हो तो Br2 ऐड किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, कंडीशन डार्क एंड लो टेम्परेचर, HBr बाहर निकल जाएगा और एक Br जाकर के बेंजीन पर लग जाएगा और हमें मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। समझ में आ रही है बात अच्छे से? क्लियर है यहाँ तक सभी बात? अब आप कहोगे कि सर ये जो आपने FeCl3 ऐड करा या फिर FeBr3 ऐड करा, इसका काम क्या है? तो बेटा मुझे देख करके बताओ, FeCl3 में आयरन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, आयरन कितने बॉन्ड बना रहा है, FeCl3 है ना, तो आयरन से कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3 क्लोरीन जुड़े हुए, मतलब आयरन कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो क्या आयरन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं, आयरन का ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है। सिमिलरली नीचे देख लो, FeBr3 में भी क्या आयरन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं, तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये लोन पेयर एक्सेप्टर का काम करेगा या लोन पेयर डोनर का काम करेगा, लोन पेयर एक्सेप्टर का, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने का काम करेगा। ठीक, और इसको डालने की जरूरत क्यों पड़ी भाई, क्योंकि आपको Cl बॉन्ड Cl तोड़ना है, Cl और Cl के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। कैसे तोड़ना है इस बार बॉन्ड, होमोलिटिकली तोड़ना चाहते हो या फिर हेट्रोलिटिकली तोड़ना चाहते हो, कैसे तोड़ना चाहते हो इस बार वाला बॉन्ड, होमोलिटिकली या हेट्रोलिटिकली? अगर होमोलिटिकली तोड़ोगे तो फ्री रेडिकल मिलेगा, और फ्री रेडिकल करवाना नहीं है। क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा आकर के दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो होमोलिटिकली तो हम बॉन्ड का क्लीवेज नहीं करवाएंगे, हेट्रोलिटिकली बॉन्ड का क्लीवेज करवाएंगे, तो एक मिल जाएगा Cl+ और एक क्या मिल जाएगा, Cl-। इसमें से बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, Cl नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो अगर होमोलिटिकली बॉन्ड क्लीव करते तब तो ना मिलता आपको इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, तब तो फ्री रेडिकल मिलता। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक तो यहाँ कंडीशन रखी डार्क एंड लो टेम्परेचर, और Cl बॉन्ड Cl के आसानी से टूट जाएगा, दोनों आइटम सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो ये तो जिद्दी बॉन्ड है, आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक, तो कुछ बॉन्ड जिद्दी बॉन्ड होते हैं, वो आसानी से नहीं टूटते, उनको तोड़ने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ता है, और वही बल का प्रयोग यहाँ पे कौन कर रहा है, FeCl3 कर रहा है। समझ में आ रही है बात अच्छे से, कैसे होता है ये सब? तो अगला हम देखते हैं मैकेनिज्म। ठीक, Cl2 के पास, Cl2 में मुझे बताओ दोनों कार्बन का ऑक्टेट पूरा करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, हो गया ऑक्टेट दोनों का पूरा। इसके पास कौन आया भाई, FeCl3 आया। FeCl3 में बताओ क्या आयरन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं, आयरन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं भाई,
कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। इट इज हैविंग एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम करेगा, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर नोन एज लेविस एसिड। तो इस आयरन के पास यहाँ पर एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ठीक, अब ये क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये क्लोरीन को बोलेगा तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन का खजाना है, तो एक काम करो, अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो, एक इलेक्ट्रॉन मेरे वेकेंट ऑर्बिटल में डाल दो, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो आयरन ऑक्टेट पूरा करने के लालच में है। किस लालच में है? कि उसका क्या पूरा हो जाए भाई? ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो क्लोरीन ने क्या किया? क्लोरीन ने कहा ठीक है भाई, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। तो ये लेफ्ट वाला क्लोरीन और इसके सर पर जो लोन पेयर है वो तो एज इट इज है, उसको तो हमने छेड़ा ही नहीं। बोलो, इसको छेड़ा क्या? किसको छेड़ा है? किसको छेड़ा? राइट वाले को। ठीक, छेड़ना गलत बात है, छेड़ना नहीं चाहिए किसी को। अब देखो, इस क्लोरीन को हुआ एक इलेक्ट्रॉन का घाटा, तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और उसके बाद आयरन को हुआ एक इलेक्ट्रॉन का फायदा, आयरन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और आयरन पे कितने क्लोरीन लगे हुए? 3 क्लोरीन। ये बन गया। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले ये Cl और Cl ब्रेकअप करना नहीं चाह रहे थे, इन दोनों का ब्रेकअप करने के लिए एक तीसरे बंदे को बीच में घुसाया गया। ठीक, होता है ना, दो लोगों का ब्रेकअप करवाना है तो किसी तीसरे को तो बीच में लाना पड़ेगा। वो जो तीसरा बंदा आया उसने आके इसकी गर्लफ्रेंड को बहकाया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ठीक है, तो क्या हुआ? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और Cl क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रूल है, और वो रूल क्या है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगता है। तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इस पर तो नेगेटिव चार्ज अच्छा लगेगा। ठीक, तो जब भी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आना उसकी शान के खिलाफ होता है, ये चीज उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। और जब भी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो बेचारा पागल हो जाता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे तो पागल नहीं है, ठीक, वहां जाके पागल हो गया, अब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ी तो ये क्या करेगा? बोलो, अब ये जाएगा ला इधर। ठीक, और क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? ये Cl बेचारा, इसकी गर्लफ्रेंड तो भाग गई, ये रोता रोता बेचारा, और ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का और ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले क्लोरीन का जो चुरा करके लाया, एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ में आ रही है बात अच्छे से? तो आपको क्या मिल गया? Cl पॉजिटिव मिल गया। ठीक, और Cl पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ही तो चाह रहे थे आपके, आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल जाए, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। तो मैकेनिज्म का ये पहला स्टेप है भाई, पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहला स्टेप क्या? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बोलो, ये पहला स्टेप समझ में आया? अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। ठीक, अब दूसरा स्टेप आता है, ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा किसके पास? बोलो, ये इलेक्ट्रोफाइल किसके पास जाएगा? इस बेंजीन के पास आएगा। ठीक है, और कार्बोकैटायन बनेगा आपका। ठीक है, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक, कैसे? देखो, ये बेंजीन है, इस बेंजीन पर यहाँ डबल बॉन्ड, और ये एक हाइड्रोजन मैंने दिखाया हुआ है ऊपर। वैसे तो हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक, लेकिन मैं इसको दिखा करके चलता हूँ बिकॉज इससे काफी काम पड़ने वाला है आगे चल के हमें। ठीक, इसके पास कौन आया? इलेक्ट्रोफाइल आया। ठीक, और अगर कोई पूछे इस इलेक्ट्रोफाइल Cl+ का नाम क्या होगा,
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रूल है, जब भी किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसके नाम के आगे ओनियम लग जाता है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा भैया क्लोरोनियम आयन। क्या नाम होगा? क्लोरोनियम आयन। अब ये Cl पॉजिटिव गया, इसने कहा तुम्हारे पास 3-3 पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खजाना है, थोड़ी सी कृपा हमारी तरफ भी करो, ठीक है। तो इसने क्या किया भाई? इसने क्या किया? इसने यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक करवा लिया, ठीक। अब जब बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो मुझे बताओ इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस पे कैसा आएगा? पॉजिटिव। Cl प्लस नेगेटिव वाले से जाके जुड़े कि पॉजिटिव वाले से जाके जुड़े? नेगेटिव वाले से आकर के जुड़े, तो Cl प्लस इस वाले कार्बन से आकर के जुड़ेगा, क्या बन जाएगा? हमें क्या मिल जाएगा? हमें ये हाइड्रोजन आपका पुराना वाला, ये हाइड्रोजन आपका पुराना वाला मैं एज इट इज दिखा देता हूं, ठीक है। और इस पर आकर के कौन लगा? Cl, ठीक। इस वाले कार्बन पर क्या आया? प्लस, और बाकी ये सब एज इट इज। क्लियर हो रही है बात अच्छे से, ठीक। अब क्या होगा? अब इसको दया दृष्टि आएगी, ये उधर इलेक्ट्रॉन डालेगा, अपने ऊपर पॉजिटिव लाएगा, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर ये इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक। इस ऊपर वाले को हटा दूं, चलो ठीक। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये H एज इट इज, ये Cl एज इट इज, ठीक। ये बॉन्ड किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ? इस डायरेक्शन में। जब ये बॉन्ड उधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, ये पुराना वाला, और यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव। फिर उसके बाद क्या होगा? दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, ये इधर शिफ्ट होगा, ठीक। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा ये बन जाएगा, ये Cl, ठीक। डबल बॉन्ड, ये H पुराना वाला, और इस कार्बन पर क्या आएगा भाई? प्लस आएगा, ठीक। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, ठीक। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ डांस कर रहा है? बस इतनी पोजीशन में डांस कर रहा है, और तो कहीं पे डांस नहीं कर रहा, ठीक। मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड केवल इतनी पोजीशन पर है, और पॉजिटिव चार्ज दोनों ऑर्थो पर आ रहा है, देखो इधर राइट साइड और लास्ट वाले में लेफ्ट साइड, और पैरा पोजीशन पर आ रहा है। तो हमारी बुक वाला इसका क्या बनाता है? हमारी बुक वाला इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना करके दिखाता है, और रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनता है वो 3 इक्वल लाइन से बनता है, ठीक। और वो कैसे दिखाता है? इसको ऐसे दिखाता है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड इतनी पोजीशन पर है, ठीक। इसलिए डॉटेड लाइन से दिखा दिया, और पॉजिटिव चार्ज दोनों ऑर्थो पर है और एक पैरा पर है, इसलिए यहाँ पर ये दिखा दिया। उसके बाद ये पुराना H एज इट इज, और ये Cl आपका एज इट इज। क्लियर बात? अब लास्ट में क्या होगा? इस पर पॉजिटिव आया, ठीक। अब ये हाइड्रोजन को इस पर थोड़ी दया दृष्टि आई, इसने कहा बेंजीन की एरोमेटिसिटी खोई हुई है। बेंजीन सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स एरोमेटिक नेचर। बेंजीन की एरोमेटिसिटी तो खो गई, बेंजीन में तो 3 पाई बॉन्ड होते हैं, यहाँ तो 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, तो ये ताकि बेंजीन की एरोमेटिसिटी दोबारा वापस आ सके, तो ये हाइड्रोजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन की शहीदी दे देगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, और यहाँ से H प्लस बना के बाहर निकल जाएगा। H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन के जुड़ने को बोलेंगे प्रोटोनेशन, प्रोटॉन के निकल जाने को क्या बोलेंगे? प्रोटॉन के निकल जाने को क्या बोलेंगे? डीप्रोटोनेशन। तो तीसरा स्टेप जो यहाँ पर आता है बेटा, दैट इज डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। तो पिछले स्टेप में जो आपका लास्ट वाला स्ट्रक्चर बना, उसको मैं दोबारा यहाँ पर बना करके दिखा देता हूं, ठीक। यहाँ पर क्या है भाई? पॉजिटिव चार्ज,
और यहाँ पर क्या लगा है हमारा हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा और H प्लस बना के बाहर निकल जाएगा। क्या निकला बाहर, H प्लस। क्या बना, बेंजीन बेचारा खुश, उसकी एरोमेटिसिटी वापस आ गई, H प्लस बाहर निकल गया। और देखो कितने आसानी तरीके से यहाँ पे पहले H था और अब केवल और केवल क्या है, क्लोरीन है। क्लियर बात, समझ में आया? ठीक। H प्लस जो यहाँ से बाहर निकला वो गया किसके पास, जो बेचारा दुखियारा बैठा हुआ है, FeCl4 माइनस बना था ना अभी FeCl4 माइनस, Fe मैंने लिखा था ना Cl, ठीक, और Fe पर नेगेटिव आया था और उसके बाद क्या था Cl3, ठीक। तो FeCl4 माइनस के पास पहुंचा, इसने जाकर के पूछा FeCl4 माइनस बना करके ही दिखा देता हूं, ऐसा होगा? इस H प्लस ने जाकर के पूछा, हाँ भाई क्या हाल चाल? तो इसने बोला मैं थोड़ा स्वार्थी बन रहा था, लेकिन स्वार्थी बनने के चक्कर में मैंने अपना ही नुकसान कर लिया। क्या नुकसान कर लिया? इसने पूछा कि भाई किस तरह स्वार्थी बन रहे थे। इसने कहा जब FeCl3 था तो मेरा ऑक्टेट पूरा नहीं था, ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में क्लोरीन से मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, आयरन के ऊपर नेगेटिव आया, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव आया, ठीक है। फिर दोनों क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटा, क्लोरीन के ऊपर का पॉजिटिव खत्म, बट आयरन के ऊपर नेगेटिव रह गया और FeCl4 माइनस बन गया। ऑक्टेट तो पूरा हो गया, लेकिन पहले मेरे से 3 क्लोरीन जुड़े हुए थे, अब मेरे से 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। पहले मेरी 3 गर्लफ्रेंड थी, अब मेरी 4 गर्लफ्रेंड है, तो दिक्कत तो बढ़ेगी, ठीक है। आयरन कह रहा पहले 3 क्लोरीन जुड़े हुए थे, मेरी वैलेंस शेल में रिपल्शन कम थे, लेकिन अब 4 क्लोरीन हो गए तो मेरी वैलेंस शेल में रिपल्शन बढ़ गए। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं वापस से इस Cl माइनस को जिसको लिया था इसको वापस से बाहर निकाल देता हूं। इसने कहा ठीक है तुम निकाल दो, मैं संभाल लूंगा, ठीक। H प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। और वापस से कौन मिल गया आपको, FeCl3, ठीक। और FeCl3 है कौन, ये तो एज अ कैटलिस्ट डाला था आपने, और कैटलिस्ट होता ही क्या है, कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन में हिस्सा ना ले। आप कहोगे सारा कराया तो इसी का ही है FeCl3 का, ठीक। लेकिन एट द एंड रिएक्शन में चुपके से आकर के ऐसा बैठ गया जैसे इसने कुछ करा ही नहीं था। तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट या तो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, और अगर रिएक्शन में हिस्सा लेता है तो एट द एंड ऐसे बैठ जाता है कि उसने जैसे कुछ किया ही ना हो, मतलब एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपको कैटलिस्ट जो का तू वापस मिल जाता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है इसका, ठीक, अलग अलग स्टेप्स में, और ये मैकेनिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात, ठीक। आगे देखो जरा, अगला आता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में इलेक्ट्रोफाइल का अब जुड़ना, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कीन्स इन 2 वेज। सबसे पहला मोनोहेलो एल्केन, मोनोहेलो एल्केन भी मिल सकता है आपको, मतलब ऐसा हेलोजन कंपाउंड जिसमें केवल एक हेलोजन आ रहा हो। डाइहेलो एल्केन भी आप ऑब्टेन कर सकते हो। मोनोहेलो एल्केन आपको मिलेगा बाय द एडिशन ऑफ HX, और डाइहेलो एल्केन आपको मिलेंगे बाय द एडिशन ऑफ H2, ठीक। अब सबसे पहले हम मोनोहेलो एल्केन देखते हैं बाय द एडिशन ऑफ HX, ठीक। एल्कीन में HX ऐड करोगे, HX मतलब जहां पर X कौन हो सकता है आपका, Cl या Br, मतलब या तो HCl ऐड करो या फिर HBr ऐड करो, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आप HCl ऐड करोगे, ठीक है, तो HCl में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H प्लस और Cl माइनस मिलेगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन, H प्लस। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देने का काम एल्कीन करेगा, बिकॉज एल्कीन इज अ रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एल्काइल हैलाइड आपको मिल जाएगा। तो इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ेगा, ठीक। वैसे जुड़ेंगे तो दोनों H प्लस भी जुड़ेगा, Cl माइनस भी जुड़ेगा, ठीक। तो फिर तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दोनों बोलना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो पहले स्टेप में जाकर के जुड़ेगा, जो पहले स्टेप में आकर के जुड़ेगा, उसके नाम से नेम डिसाइड होता है, ठीक है। उसी से नेम डिसाइड होता है जो पहले स्टेप में आकर के जुड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में केवल इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं जुड़ेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में केवल न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं जुड़ेगा, जुड़ेंगे दोनों,
बट नाम किस बेसिस पर डिसाइड होगा कि पहले स्टेप में कौन आकर के जुड़ा, बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप एंड स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दूसरे स्टेप में अगर न्यूक्लियोफाइल आकर, पहले स्टेप में अगर न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है बिकॉज एल्कीन्स के पास, एल्कीन इज अ रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इसीलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन का खजाना है। तो इसके पास कौन आना पसंद करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल आना पसंद करेगा। तो इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एज एल्कीन इज एन इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रोकार्बन, ठीक। हैलोजन एसिड HB, HCl, HBr या फिर HI रिएक्ट्स रेडिली विद एल्कीन टू फॉर्म मोनो एल्काइल हैलाइड्स, क्या मिल जाएंगे, मोनो एल्काइल हैलाइड आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो एल्कीन में HCl, HBr, HI ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड मिलेगा। समझ में आ गई बात अच्छे से, ठीक। ये वाला पॉइंट अभी आगे चल करके डिस्कस करते हैं। अब देखो जरा यहाँ पर एडिशन ऑफ HBr टू अ सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन, दोनों कार्बन के पास देखो दो दो हाइड्रोजन है तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। लेकिन यहाँ दोनों कार्बन के पास, दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं है तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में आपको HBr किस में टूटा हुआ मिलेगा, H प्लस में और Br माइनस में। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कुछ सोचने वाली बात नहीं, H प्लस चाहे लेफ्ट में दो चाहे राइट में, Br माइनस चाहे लेफ्ट में दो चाहे राइट में, सेम प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो H प्लस लेफ्ट में दिया ना, अगर मैं Br लेफ्ट में देता, Br माइनस लेफ्ट में देता तो क्या मिलता हमें, ये मिलता। बताओ दोनों सेम है कि डिफरेंट, दोनों सेम है, ठीक। एक एग्जांपल और देख लो, अगर मान लिया मेरे पास ये लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, बताओ सिमेट्रिकल एल्कीन है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर आप इसमें HBr ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो पहले स्टेप में सपोज करो मैंने एक प्रोडक्ट ऐसा बनाया जिसमें H लेफ्ट में दिया और Br राइट में दिया, अगले में मैंने Br लेफ्ट में दिया और H राइट में दिया। बताओ दोनों प्रोडक्ट सेम है कि डिफरेंट है, दोनों प्रोडक्ट सेम है कि डिफरेंट है, सेम है। कैसे, पहले वाले का नाम लिखोगे तो राइट साइड से नंबरिंग करोगे 2 ब्रोमोब्यूटेन, दूसरे वाले का नाम लिखोगे तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे 2 ब्रोमोब्यूटेन। अगर आप पता करना चाह रहे हो दोनों प्रोडक्ट आइडेंटिकल है या डिफरेंट है तो दोनों का आईयूपैक नेम लिखो। अगर दोनों का आईयूपैक नेम सेम आया तो इसका मतलब दोनों आइडेंटिकल है, और अगर डिफरेंट आया इसका मतलब दोनों डिफरेंट है। बस शर्त बात यह है कि आपको आईयूपीएससी करनी आनी चाहिए। समझ में आ गई बात। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि H किस कार्बन को दिया और Br किस कार्बन को दिया, बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन एवरीबॉडी इज गोइंग टू आस्क यू कि H प्लस किस कार्बन को दिया और Br माइनस किस कार्बन को दिया। बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 1 ब्रोमोप्रोपेन बना, यहाँ पर 2 ब्रोमोप्रोपेन बना, दोनों प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो और अगर किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हो, एक से ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हो, तो उन दोनों के बनने की परसेंटेज कभी भी 50-50% नहीं होती। इन दोनों में से हमेशा कोई एक कम बनेगा, कोई एक ज्यादा बनेगा, और जो कम बनेगा उसको बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट और जो ज्यादा बनेगा उसको बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट। तो ये वाला प्रोडक्ट बेटा आपका माइनर होता है और ये वाला प्रोडक्ट बेटा आपका मेजर होता है। अब आप पूछोगे सर आपको कैसे पता चला कौन मेजर और कौन माइनर, तो उसके लिए एक रूल आता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HX कुछ इस तरीके से ऐड होगा कि वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करे, ठीक। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन HX का एडिशन टेक्स प्लेस एज पर मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि HBr में H प्लस है और Br माइनस है, तो Br माइनस उस कार्बन पर जाना पसंद करेगा जिसके पास ऑलरेडी लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन देखते हैं अब हम यहाँ पर, ठीक। तो मैकेनिज्म देखिए आप, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और लास्ट में क्या है भाई CH3, ठीक। कौन आया इसके पास HX, ठीक। ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूटेगा, H प्लस मिलेगा और क्या मिलेगा
X माइनस मिलेगा। अब ये H प्लस इस कार्बन से जाके भी जुड़ सकता है, उस कार्बन से भी जाकर के जुड़ सकता है। अगर पहले वाले प्रोडक्ट में मैंने H प्लस को इस कार्बन से जोड़ा, ठीक है, H प्लस को मैंने इस वाले कार्बन से जोड़ा, किस वाले कार्बन से, पहले वाले में मैंने 1 वाले कार्बन से जोड़ा, तो H प्लस 1 वाले कार्बन से कब जुड़ेगा, जब ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक होगा। तो इस कार्बन पे माइनस, इस पे प्लस, देखो उसका प्लस जिंदा और इस माइनस पे H प्लस आकर के बैठ गया, CH3 मिल गया। समझ में आई बात, पहला इंटरमीडिएट। अगला, अगर H प्लस इधर जाए, ये बॉन्ड अगर इधर इस साइड ब्रेक हो तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव, इस नेगेटिव वाले कार्बन पर H प्लस आकर के जुड़ जाएगा और वो देखो आपको सेकंड वाला इंटरमीडिएट मिल जाएगा। इंटरमीडिएट जो मिला उसमें कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा है, मींस आपको कार्बोकेटायन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कार्बोकेटायन। ठीक, अब बताओ ये वाला कार्बोकेटायन जो है और ये वाला कार्बोकेटायन जो है, क्या डिफरेंस है दोनों कार्बोकेटायन में। यहां पर जो कार्बोकेटायन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन को टच कर रहा है, 2 को, तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और ये हो गया हमारा क्या, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन होता है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो इट इज मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनना पसंद करता है कि लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। तो ज्यादा कौन सा बनेगा, इंटरमीडिएट 1 या इंटरमीडिएट 2। इसका मतलब ये मेजर होगा, वो माइनर होगा। ठीक, फिर अगले स्टेप में इस कार्बन पर प्लस आया तो यहाँ पर आके Br माइनस जुड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात अच्छे से। तो पहले स्टेप में कौन जुड़ा, इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल H प्लस। इलेक्ट्रोफाइल अपने आप को कुछ इस तरीके से ऐड करता है, इलेक्ट्रोफाइल अपने आप को उस अनसैचुरेटेड कार्बन से जाकर के जोड़ता है कि उसके जुड़ जाने के बाद मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो। समझ में आ रही है बात। और हमारी बुक में मार्कोनिकॉफ रूल की डेफिनेशन सिंपल सी लिखी हुई है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल हैं। क्लियर हो गई बात अच्छे से। तो मैकेनिज्म में देख लो, इंटरमीडिएट 1 इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटायन which is more stable than intermediate 2 because intermediate 2 is a primary carbocation, and we know that the order of stability of carbocation is सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शियरी, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। क्लियर हो गई बात अच्छे से, बोलो बात समझ में आई अच्छे से। बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। बाकी ये तो नीचे हाइपर कॉन्जुगेशन वाली बात आ गई, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन से हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, इससे हमारा काम चल जाएगा। तो ये हमारा मेजर हो गया भैया, और ये हमारा क्या हो गया, माइनर। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, एडेंडम मतलब ऐड होने वाला मॉलिक्यूल, एडिंग मॉलिक्यूल, गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन एटम दैट पोजेसेस अ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर हो गई बात अच्छे से। ठीक, अब देख लो जरा। ठीक, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, तो Br माइनस बीच में जाएगा और H इधर जाएगा तो मेजर बनेगा, तो इसलिए ये मेजर। और अगर Br को आपने उधर दिया और H को आपने इधर दिया तो माइनर। क्लियर बात अच्छे से। ठीक, अगला देख लो, एडिशन ऑफ X2, एडिशन ऑफ X2। तो X2 तो बिल्कुल आसान, Br2 ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटा, एक वैलेंस इसकी फ्री हुई, एक इसकी फ्री हुई, एक Br लेफ्ट में जाके जुड़ गया और एक Br राइट में जाकर के जुड़ गया। क्या मिल गया हमें, विसिनल डायहाइड। Br2 का कलर कैसा होता है, Br2 होता है रेडिश ब्राउन। किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। और जैसे ही आपने Br2 एल्कीन में ऐड करा, ठीक, तो इसका कलर डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ Br2 disappears, therefore it is used as a test for unsaturation। ठीक, तो हेलोजेंस लाइक Br2 Cl2 I2 add up to alkenes to form vicinal dihalide, और इसका मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इंटरमीडिएट हमें पता होना चाहिए इसके मैकेनिज्म में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग साइक्लिक हेलोनियम आयन एज एन इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट बनता है भाई, साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है। एक नेम रिएक्शन है हमारे सिलेबस में जिसका नाम है रीमर-टीमन रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म हमारी सिलेबस में नहीं है, बट उसके मैकेनिज्म के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है, कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। तो इसलिए
ये भी पूछ सकता, मैकेनिज्म नहीं करना पूरा, लिख के नहीं देखना, बट यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा बीच में वो पता होना चाहिए। और रीमैटिमन रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बिन नाम का इंटरमीडिएट बनता है, वो जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारा ये जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन का पहला पार्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट हुआ। इस पहले पार्ट में 4 सब पार्ट पढ़े, कौन कौन से? फोटो हैलोजिनेशन, दूसरा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, तीसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और चौथा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कल की क्लास में हम नेक्स्ट जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे फ्रॉम अल्कोहल्स, उसके बाद देखेंगे हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो एंड आयोडो कंपाउंड्स, जहां पर 2 नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, फिंकल-स्टीन्स रिएक्शन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक। उसके बाद देखेंगे फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट डायजोटाइजेशन रिएक्शन नाम की एक नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद सेंड मेयर्स नाम की एक रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद बाल्शिमेंस नाम की एक नेम रिएक्शन पढ़ेंगे और तब जाकर के हमारा जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे होंगे क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स, ठीक। तो मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।